जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज फिर हमारी आपकी मुलाकात हो रही है हमारी सीरीज में, जिसका क्या नाम है बताइए जल्दी से। जीके का भंडारा। तो चलते हैं, हमारे पहला क्वेश्चन है जीके के भंडारे में आज का। और फिर वही बात, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि हमारी हर एक सीरीज का नोटिफिकेशन आप पर लगातार पहुंचता रहे और इसी जज्बे के साथ हम तैयारी करते रहें। हम आपके हर जीएस के पोर्शन को कंप्लीट कराएंगे और बिल्कुल 100% आपका नंबर अब की बार डलवा के छोड़ेंगे किसी न किसी एग्ज़ाम में। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने जीके के भंडारे पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास स्थलों को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं शीतोष्ण घास स्थलों को? दक्षिण अमेरिका की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पर इनका नाम हो जाएगा पंपास। क्या हो जाएगा? पंपास। घास स्थलों पर यहाँ पर क्या कहेंगे? पंपास। और जैसे कि हमने आपसे बताया था, वादा किया था कि हम ऐसे नहीं कि एक एक क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन निकालने की तैयारी रखते हैं हम। और घास के मैदान ऐसा नहीं कि दक्षिण अमेरिका में ही है, बहुत जगह भी घास के मैदान है, लेकिन उन घास के मैदानों को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम यहां पर बात करते हैं यूरेशिया। यूरेशिया में घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो यूरेशिया में घास के मैदानों को स्टेपी कहा जाता है। ठीक है जी। और हम यहाँ पर बात अगर कर लेते हैं किसकी बात कर लें, अगर हम यहाँ पे बात कर लें ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदानों को हम यहाँ पर डाउन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डाउन्स। क्लियर है। और हम अगर यहाँ पर बात करें दक्षिण अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका की अगर हम यहाँ पे बात करें, तो हम दक्षिण अफ्रीका की अगर यहाँ पे बात करते हैं तो उनको क्या कहेंगे? वेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वेल्स कहते हैं। और अगर हम यहाँ पर ही बात कर लेते हैं अर्जेंटीना की, अर्जेंटीना की बात कर लेते हैं, तो अर्जेंटीना के जो घास के मैदान हैं, तो हम आपको बता दें अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का ही हिस्सा है, इसी महाद्वीप का हिस्सा है। क्या? हमारा देश अर्जेंटीना। तो जो इसके घास के मैदान को कहा जाएगा पंपास, तो इसी घास के मैदान, इसी के नाम से कहा जाएगा। बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पृथ्वी तल के नीचे के पिघले हुए चट्टानों को क्या कहा जाता है? यानी कि धरती, ये अपनी धरती हो गई, अब इसमें ये अपनी परत है और यहाँ पर भरा रहता है एक, अगर यहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला हो तो ये मैग्मा क्या होता है? ये नीचे मैग्मा होता है और ये मैग्मा निकल जाता है किससे? ज्वालामुखी जब उद्गार होता है। बात क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं जो नीचे पिघला हुआ रहता है? मैग्मा। क्या बोला जाता है? मैग्मा। स्टूडेंट समझ आ रहा होगा। और जब ये मैग्मा पृथ्वी पर आकर फैल जाता है, जब ये मैग्मा पृथ्वी पर आकर फैल जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? लावा। बात क्लियर है? क्वेश्चन छपने वाला है, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर आपको पता है पहले से ही किसी भी चीज का आंसर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करते रहिए आप। तो अपना अगला क्वेश्चन है, एशिया के सबसे बड़ी नदी का नाम बताइए। तो एशिया की सबसे बड़ी नदी जल्दी से बता दीजिए कौन सी है? तो ये कौन सी है? यांगशी नदी। कौन सी नदी है? यांगशी नदी। जो कहां से निकलती है? तिब्बत। कहां से निकलती है? तिब्बत नदी से निकलती है। और 63 किलोमीटर की यात्रा, मतलब 63 किलोमीटर 6300 किलोमीटर, 6300 किलोमीटर की जो यात्रा अपनी तय करती है। बात क्लियर है अपना? अपना अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक कौन था? तो कौन था चालुक्य वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक? तो यहां पर हम बात कर देते हैं, एक शासक था पुलकेशिन। कौन था? पुलकेशिन सेकंड। अब पुलकेशिन सेकंड के बारे में बता देते, तो प्रसिद्ध शासक इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसने एक वर्धन वंश के, किसके? वर्धन वंश के बहुत महान शासक जो हुआ, कौन हुआ? हर्षवर्धन। हर्षवर्धन को हराया था। कहां हराया था जी? नर्मदा नदी पर। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, कहां हराया था? नर्मदा नदी पर। बात क्लियर है? और हर्षवर्धन को हराने के बाद इसको जो उपाधि मिली, बेसिकली कौन उपाधि देता है? अपने आप खुद ही उपाधि ले लेते थे। तो क्या
इनका जो क्या था, पुलकेशिन सेकंड को क्या कर दिया, परमेश्वर की उपाधि मिल गई। बात क्लियर है। कौन सी लिपि को अशोक के शिलालेख में प्रयोग किया गया? तो यहां पर कोई एक लिपि नहीं थी, अलग अलग शिलालेखों में अलग अलग लिपियां काम आई। जो हम चारों लिपि आपको बताएंगे। कौन सी थी? पहले नंबर पर ग्रीक, दूसरे पे खरोष्टी, कौन सी? खरोष्टी, और तीसरे नंबर पर यहां पर आ जाती है हमारी अरमाइक, और चौथे पे आ जाती है ब्राह्मी। कौन सी? ब्राह्मी लिपि। तो ये 4 लिपि थी। और थोड़ा सा शिलालेख के बारे में और जान लेते हैं। तो शिलालेख, इसके टोटल कितने शिलालेख हैं? तो 14 टोटल शिलालेख हैं इसके, 14 शिलालेख हैं इसके। शिलालेख कहते किसे हैं? शिलालेख कहते हैं, जैसे आज के टाइम पे अगर मान लिया कि ये पृथ्वी तहस नहस हो जाए, और तहस नहस का तो नहीं कह सकते, थोड़ा सा 100-200 साल बीत जाए, और आज के टाइम पे बात की जाए कि भाई उस दौरान, पिछले दौरान क्या घटित हुआ, तो कैसे पता लगेगा? तो पता इस तरीके से लगता है कि जो पिछले कालखंडों में जो घटित हुआ है, अगर उसका लिखित विवरण हुआ हो, है ना, जैसे पुराने लोग कहते हैं कि बख्तम, लिखतम के आगे बख्तम नहीं चलती। तो अगर लिखा हुआ रखा है तो हम उसके द्वारा अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछला टाइम कैसे रहा होगा। तो अगर हमारे 100-200 साल बीत जाते हैं और हमारी पुस्तकें अब भी ऐसी ही हैं, तो आगे आने वाली जनरेशन क्या पता लगा सकती है कि भाई जो पिछली जनरेशन थी, पिछले जो हमारे पूर्वज थे, वो किस तरीके से रहते थे, क्या उनका बोलचाल थी, क्या उनका खान पान था, संस्कृति कैसी थी, धर्म क्या थे, तो उसके अनुसार से हमारा पता लगाया जा सकता है। तो इन शिलालेखों के आधार पर ही हम क्या करते हैं, इनका पता लगाते हैं कि भाई अशोक के काम क्या थे, और क्या कलिंग के युद्ध के बाद उसने क्या करा कि क्या नाम है, हथियार छोड़ दिए। तो इन सारी चीज़ों का पता कहाँ से लगता है कि बौद्ध धर्म अपनाया? कहाँ से पता लगता है? तो इन शिलालेखों से ही पता लगता है। तो ये शिलालेख आखिर खोज कब हुई इनकी, कब पता लगा कि शिलालेख भी है? तो 1750 ईस्वी में इसके शिलालेख खोजे गए। 1750 में इसके क्या खोजे गए? शिलालेख खोजे गए। लेकिन शिलालेख खोजने के बाद भी अभी तक इनका ये नहीं था कि इन्हें कौन पढ़े। आखिर बात ये थी कि इन्हें कौन पढ़े। अब कौन पढ़ने की बात आई तो 1837 आते आते किसने पढ़ा? है जेम्स प्रिंसेप ने। किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने। बात क्लियर है फ्रेंड्स? आपको समझ में आ चुका होगा। फिर मैं कह रहा हूं, अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए, ताकि उनका भी भला हो और आपका भी भला हो, है ना। और हम इसी तरीके से जीएस की सीरीज निकालेंगे, मैथ भी कराएंगे आपको, सीसेट कराएंगे, यूपीएससी के जितने भी मतलब क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व कराएंगे। और मैं सोच रहा हूँ आने वाले टाइम में कि आगे ऐसी सीरीज लेके आऊँ, जैसे आपका यूपीएससी का हिस्ट्री कवर हो जाए, यूपीएससी का राजनीतिक विज्ञान कवर आ जाए, मोस्ट टॉपिक जो होते हैं, है ना। तो मैं ये आगे आने वाले टाइम में आपके लिए करूँगा। तो अगर आपको चाहते हैं कि ये सारी चीज़ें आपको उपलब्ध हो, प्रोवाइड हो, तो हमसे जुड़े रहिए। अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अपना छठा क्वेश्चन क्या है? आपातकाल की किन परिस्थितियों में आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाता है? तो आर्टिकल 19 क्या है? आर्टिकल 19 पहले हम बात कर लेते हैं। आर्टिकल 19 है हमारा मूल अधिकार से संबंधित। किससे? मूल अधिकार से संबंधित। ठीक है, मूल अधिकार से संबंधित है। जो हमें मूल अधिकार मिलते हैं, यानी कि जिसके खिलाफ अगर सरकार हमारा हनन कर रही है, उन मूल अधिकारों का हनन कर रही है, तो हम उनके सरकार के खिलाफ कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन ऐसी क्या स्थिति आ जाती है कि आपातकाल की किन परिस्थितियों में आर्टिकल 19 भी समाप्त हो जा सकता है, यानी कि आर्टिकल 19 भी समाप्त हो सकता है। तो आर्टिकल 19 है क्या? आर्टिकल 19 के अंतर्गत आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार। अब स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? तो स्वतंत्रता के अधिकार में पहले 19 में, आर्टिकल 19 में 7 मूल अधिकार होते थे, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया
गया, जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। क्लियर है। तो हमारे कुछ मूल अधिकार रह गए, जैसे इसमें हम बात कर लेते हैं प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। दूसरा बात कर लेते हैं बात करने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी जिसे हम बोलते थे। जैसे कि आज के टाइम पे कि कोई किसी को भी गाली दे दे, अगर वो कर ले भाई तो क्यों गाली दे रहा, तो मेरी तरफ अभिव्यक्ति की आजादी थे। तो अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को गाली दे दोगे, है ना। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब ये है कि आप अपनी बात रख सकते हैं। तो दूसरा आप और क्या आ गया, जैसे और मान लिया कि कहीं भी व्यापार करने की स्वतंत्रता, व्यापार करने की स्वतंत्रता। अब आ गया आपका कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता, कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। क्लियर है, कहीं भी आवागमन की स्वतंत्रता। तो इस प्रकार के जाने कितने अधिकार। अब यहां पर बात आ जाती है कि आपातकाल। अब आपातकाल कौन सी परिस्थितियों में, तो आर्टिकल नंबर 352 के द्वारा आपात उपबंध है। आपातकाल के उपबंध कैसे, आपातकाल क्या, आपात मतलब इमरजेंसी, यानी कि अगर हमारे देश पर कहीं बाह्य आक्रमण हो रहा है या आंतरिक आक्रमण हो रहा है या सैनिक विद्रोह हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, ये आर्टिकल 19 स्वतः समाप्त हो जाएगा। पर लेकिन अगर बाह्य आक्रमण है तो समाप्त हो जाएगा आर्टिकल 19। लेकिन अगर हम यहाँ कहें कि सैन्य विद्रोह हो रहा है, सैन्य विद्रोह में भी हम 352 लगा देते हैं आपातकाल के लिए। अगर यहाँ पर हम बात करेंगे सैन्य विद्रोह हो रहा है, तो सैन्य विद्रोह में ये समाप्त नहीं होगा, आर्टिकल 19 जारी ही रहेगा। और सैन्य विद्रोह का थोड़ा सा बता दें हम इसकी हिस्ट्री। सैन्य विद्रोह को पहले आंतरिक अशांति कहते थे। क्या, आंतरिक अशांति कहते थे। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया है कि मैं आपको एक क्वेश्चन से पीछे नहीं छुड़वाने वाला, मैं कई क्वेश्चन करवाने वाला हूं। तो आंतरिक अशांति कहते थे किसे, सैनिक विद्रोह को। लेकिन संशोधन 44वां संशोधन हुआ 1978 के द्वारा, इस आंतरिक अशांति को किस में बदल दिया, सैन्य विद्रोह कहा जाने लगा। बात क्लियर है। 44वां संशोधन हुआ 1978 में और आंतरिक अशांति को क्या कहा जाने लगा, सैन्य विद्रोह। बात क्लियर हो जाती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। बांस क्या है, तो बांस हमारा एक प्रकार का क्या है, पीओसी कुल का पौधा है। किसका, पीओसी कुल का पौधा है। और ये जब बांस होता है ना, बांस कभी कभी अगर किसी के आस पड़ोस में लग रहा हो, तो बांस एक दिन में यानी कि 24 घंटे में 1 मीटर तक ग्रोथ कर जाता है। 1 मीटर तक, आई बात समझ में, कभी कभी 1 मीटर तक ग्रोथ कर जाता है। और इसमें केवल 12 साल में एक ही फूल खिलता है। ये इकलौता ऐसा पौधा है कि 12 साल में केवल एक सफेद कलर का फूल ही आएगा। कैसा, सफेद कलर का ही फूल आएगा। बात क्लियर है हमारा बांस पर। और इसको क्या कहते हैं, काष्ठीय पौधा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, काष्ठीय पौधा भी हमारा ये कहा जाता है। बात क्लियर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, काले वस्त्रों की तुलना में सफेद वस्त्र हमें अधिक शीतल क्यों रखते हैं। भाई गर्मियों में काले वस्त्र क्यों नहीं पहनते, सफेद ही क्यों कहते हैं कि भाई सूत ही चाहिए, सफेद ही चाहिए, है तो सफेद ही क्यों पहनते हैं, क्योंकि काले वस्त्र जो है हमारे प्रकाश, अगर हमारे वस्त्रों पे क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है, तो हमारे प्रकाश को क्या कर लेते हैं, वो अवशोषित करते हैं। अवशोषित यानी प्रकाश को क्या, वो सोखते हैं, तो उतनी ही गर्मी लगती है। लेकिन हमारे सफेद वस्त्र हम यूज क्यों करते हैं, सफेद वस्त्र, तो सफेद वस्त्र जो हम यूज करते हैं वो किस लिए यूज करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को, किसको, प्रकाश को क्या करते हैं, परावर्तित, क्या करते हैं, परावर्तित करते हैं प्रकाश को। इसीलिए क्या करता है, सफेद कलर जो है, सफेद कपड़े जो है वो क्या हो जाते हैं, हमें ठंडक प्रदान करते हैं। बात क्लियर हो गई। अपना अगला क्वेश्चन 9 है, साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश डलने से रंग दिखाई क्यों देता है। आपने देखा होगा साबुन का बुलबुला, छोटे से में क्या फुलाते थे, बुलबुला फुला रहे हैं, मतलब कि ऐसे करा,
ऐसे निकालते थे और कितने सारे बुलबुले हो जाते थे। तो और वो कैसे दिखते थे? रंग बिरंगे। क्यों दिखते थे वो रंग बिरंगे? साबुन के बुलबुले पर सफेद प्रकाश, यानी कि नॉर्मली प्रकाश, सफेद का मतलब ये नहीं है कि आप लाइट जला के देखने लगे, सफेद प्रकाश का मतलब है खुले में भी आप कर रहे हैं। तो रंग क्यों दिखाई पड़ता था? तो वो दिखाई पड़ता था व्यतिकरण के कारण। किसके कारण? व्यतिकरण के कारण। अब ये क्या हो गया? व्यतिकरण क्या होता है? तो व्यतिकरण होता है जब ये साबुन का बुलबुला बना तो उसके अंदर की जो परत होती है और बाहर की जो परत होती है प्रकाश का परावर्तन करती है। परावर्तन क्या करती है? प्रकाश का परावर्तन करती है। और जब प्रकाश आपस में क्या करता है? टकराता है, तो वो क्या हो जाता है? कलर बहुत सारे क्रिएट करता है। बात क्लियर है? अपना अगला क्वेश्चन क्या है? अपना अगला क्वेश्चन क्या है? कोको कोला का खट्टा स्वाद। क्या फ्रेंड्स? कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? कोको कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? बात क्लियर है? तो किसके कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। किसके कारण होता है? फास्फोरिक अम्ल के कारण। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो फिर मैं कहता हूं लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर कीजिए। कंटेंट आपको इसी तरीके से बेहतरीन मिलेगा। तो अगर आप हमारा साथ देते हैं तो हम आपका साथ देते हैं। ठीक है, तो सहयोग से दोनों की गाड़ी पटरी पर चलती रहेगी और हमारे प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।